Welcome viewers, I am Ved Mitrar, and in this video I am going to explain the rules and examples with solution from the very important chapter direct and indirect speech. As you know this topic the birth narration, इसी चैप्टर का नाम नरेशन भी है और इसी को ही हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. इट्स ओके. सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. यू व्यूअर्स keep watching this video till the end of the video. I will be able to give you there a lot of questions, means exercise as a homework. You try to solve those questions in my comment box, so I will check them and I will reply there also personally. Okay, so now without any further delay, now we should jump at the topic. तो इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा. डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे रूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे और विद एग्जांपल्स और पूरा मतलब चैप्टर कवर करके रखा है. चाहे वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो, मतलब हाउ टू चेंज दैट क्वेश्चन इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच. मतलब डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन चाहे आपका इंपेरेटिव से हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, तो उसे कैसे सॉल्व करना है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे देखिएगा पूरा. ओके, सुनो. पहली चीज़ तो हमें यही पता होनी चाहिए व्यूअर्स कि नरेशन का अर्थ क्या होता है. ओके, नरेशन का अर्थ क्या होता है. तो एग्जैक्ट में नरेशन का अर्थ होता है कथन. मीन्स कि कोई भी कथन है दैट इज कॉल्ड नरेशन. और ये नरेट शब्द से बना हुआ है. ठीक है, ये जो नरेशन होता है ये नरेट शब्द से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है कुछ कहना. ठीक है, कहना मीन्स नरेट करना. तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं और नरेशन दो प्रकार के होते हैं. एक तो होता है डायरेक्ट नरेशन, जिसे हम लोग कह देते हैं डायरेक्ट स्पीच. ठीक है बेटा, सभी को याद रखना है ये बात. तो इनडायरेक्ट जो नरेशन होता है उसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कह देते हैं. मतलब दीज आर द जस्ट अपडेटेड वर्ड्स, मतलब अपडेटेड वर्जन के ये वर्ड्स हैं. मतलब पहले डायरेक्ट नरेशन करना है तो उसी तरीके का हम कोई इंग्लिश सेंटेंस देख लेते हैं तो उसको हम कह दे देंगे दिस इज डायरेक्ट स्पीच. और अगर हमारे पास इनडायरेक्ट नरेशन कहीं मिलता है तो हम उसे कह देंगे इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर. बात करते हैं स्पीच की. तो स्पीच क्या होता है. वाट एवर वी स्पीक इज कॉल्ड अवर स्पीच. मतलब जो भी हम कुछ कहते हैं, जो भी हम कुछ बोलते हैं उसे ही हम स्पीच कहते हैं. ओके, तो ये चीज़ें कुछ क्लियर होंगे. मीन्स नरेशन क्या होता है, तो कथन होता है और ये नरेट सबसे बना हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है, कहना होता है. ठीक है, फिर लिखा हुआ डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं. तो क्या लिखा हुआ, व्हेन एनीथिंग विच इज स्पोकन और रिटन बाय समबडी इज रिटन प्रेजेंटेड एज इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. मतलब बोलने वाले के असली शब्दों का वर्णन ज्यों का त्यों करने को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. और वाक्य में वक्ता, लेखक अथवा वैज्ञानिकों के ऐसे कथनों को डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी रखा जाता है, याद रखिएगा, जिसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. याद रखिएगा, जो भी इन्वर्टेड कॉमास के भीतर का सेंटेंस होता है हम उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. याद रखिएगा, जो वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताती है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. यूँ कह लीजिए आप, रिपोर्टिंग के वर्ब के इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो सेंटेंस होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का सेंटेंस होता है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. आपको क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ इस वाक्य में सैड, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ राम सैड कॉमा ही गोज टू स्कूल, ये डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है. ठीक है, तो इस वाक्य में सैड तो रिपोर्टिंग वर्ब है, जबकि ही गोज टू स्कूल ये आपके रिपोर्टेड स्पीच है. तो याद रखिएगा, वो आपका इन्वर्टेड कॉमास के बाद लिखा हुआ है राम सैड, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी. और ही गोज टू स्कूल ये आपका इन्वर्टेड कॉमास के भीतर लिखा है तो इसे हम कह देंगे रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, होता क्या है, रिपोर्टेड स्पीच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर गिवन इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच जो होते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिए होते हैं, जो रिपोर्टर के द्वारा कहे गए होते हैं, उनको ही कहते हैं. ठीक है, लिखा डायरेक्ट स्पीच के बारे में हमेशा याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है. हमेशा याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे. और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अंत में मिलती है, परंतु इसका कोई वाक्य बीच में शुरू हो सकता है. ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द बड़े अच्छे से ही लिखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा. रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा लगाया जाता है, याद रखिएगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसे लिखा हुआ है आपका राम सैड ही गोज टू स्कूल, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राम सैड दैट ही वेंट टू स्कूल. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं. यहाँ पे आपको ये देखना है कुछ रूल्स,
जिससे बोलने वाले असली शब्दों का सारांश अपने शब्दों में व्यक्त करने को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे बोलने वाला का शब्द एज इट इज है तो वो आपका डायरेक्ट स्पीच होगा, अगर उसे अपने शब्दों में बताना है तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और इन्वर्टेड कामास को हमेशा मतलब हटा दिया जाता है या उड़ा दिया जाता है, ऐसा मान के चलें आप जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कॉमा भी हटा दिया जाता है, और रिपोर्टेड स्पीच से पहले प्राय दैट लगाया जाता है, ये याद रखना है आपको। और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदला जाता है, याद रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है, केवल कुछ परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन क्या है आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी कथन को इनडायरेक्ट बनाने से पहले अर्थ के आधार पर यह पहचान करना बहुत जरूरी है कि कॉमा के अंदर किस प्रकार का वाक्य, मतलब जो कॉमा के अंदर जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है वो किस का टेंस है। अगर वो आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरीके का टेंस है, वो तब आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और आपका आंसर सही होगा, ठीक है। पहले उसको पहचानना जरूरी है कि वो सेंटेंस लिखा गया वो उसको किस तरीके से लिखा गया, कहाँ से लिखा गया, कैसे ट्रांसलेट हुआ है, वो किस रूल्स पे है, कौन सा टेंस है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको पहले पता लगानी होगी, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे साधारण वाक्य, असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें आपका अफर्मेटिव और निगेटिव होता है, और प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब से कुछ शुरू होते हैं और कुछ WH फैमिली वाले होते हैं। तो इन दोनों के ही रूल्स अलग होंगे, यू व्यूअर्स कीप इन माइंड, ये दोनों रूल्स अलग होते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला कोई क्वेश्चन है तो उसके सोल्यूशन कुछ और होते हैं, और WH फैमिली वाला होता है तो उसके सोल्यूशन कुछ और होते हैं, ठीक है। जिसे लिखा है वाक्य जिसमें कोई सार्वभौमिक सच्चाई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसका सोल्यूशन का फॉर्मूला कुछ और रहेगा, ठीक है। और अगर बात करें वाक्य जिसमें मॉडल वर्ब्स हों तो उसके भी रूल्स अलग हैं। आज्ञा सूचक वाक्य हैं तो जैसा कि इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी अलग होते हैं, तो उन सारे के सोल्यूशन अलग होंगे। चाहे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो तो उनको सॉल्व करने का सोल्यूशन अलग रहता है, उनके सारे रूल्स अलग हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो वो भी लेट वाले वाक्य जो होते हैं उनके भी क्वेश्चन अलग होते हैं, सॉल्व करने के तरीके। क्वेश्चन टैग्स जो होते हैं उनके भी अलग होते हैं, या टिपिकल सेंटेंस होते हैं उनके भी अलग अलग रूल होते हैं। तो यू व्यूअर्स, ये जो सारी चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पे इस स्लाइड में केवल और केवल आपको हाईलाइट कर रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस तो सारी चीज़ें करेंगे, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो उससे कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर चेंज टेंस कैसे करते हैं, टेंस में परिवर्तन के नियम क्या क्या हैं। तो देखिएगा इनडायरेक्ट बनाते समय स्टेटमेंट की भाषा में कुछ परिवर्तन किया जाता है, और वो परिवर्तन क्या होता है याद रखिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, याद रखिएगा, यदि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट टेंस जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। जैसे कि देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है द टीचर सेज कॉमा राम राइट्स अ लेटर, तो डायरेक्ट वाला है ये क्वेश्चन। अब इसे इनडायरेक्ट हमने सॉल्व करके रखा है, तो क्या हुआ है देखिएगा, लिखा द टीचर सेज दैट राम राइट्स ए लेटर, तो आपको पता चल गया रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, द टीचर सेज। और आपको पता होना चाहिए जब ऐसे एस लगा होता है वर्ब में, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में है तो इसका कोई टेंस नहीं बदला है, ठीक है। ऐसे ही इसमें सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। लिखा आई से टू हिम कॉमा यू आर माई हेल्पर, फिर लिखा आई टेल हिम दैट ही इज माई हेल्पर, मीन्स टेंस नहीं बदलता है, ठीक है, और सारे चेंजेज होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ रूल्स की, ठीक है, इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो केवल ऐसे दो टेंसेस हैं जिनकी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। ये टेंस हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, याद रखिएगा। लिखा हुआ ही सैड कॉमन राम हैड रिटन अ लेटर, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ही सैड दैट राम हैड रिटन अ लेटर, तो ये रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं चेंजेस हुआ, ठीक है। फिर बात करते हैं ही सैड राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर, डायरेक्ट है क्वेश्चन, और इसका इनडायरेक्ट में देखिए क्या क्या हमने चेंज किया है, ही सेड दैट राम हैड बीन राइटिंग ए लेटर, तो मतलब वही चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं एज इट इज, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी पास्ट टेंस में होती है तो बाकी के सभी 10 टेंस का रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब का टेंस निम्नलिखित तरीके से बदलता है। तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, और किस में बदलेगा, तो अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो वो पास्ट टेंस में हो जाएगा, एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चला जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ ही सैड कॉमन राम इज राइटिंग अ लेटर, लिखा हुआ है ही सैड राम इज राइटिंग लेटर, तो ही सैड दैट राम वाज राइटिंग लेटर, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस हो रहा है, ठीक है।
प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट हो तो पास्ट परफेक्ट में टेंस में चला जाएगा, अगर पास्ट कंटिन्यू हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में बदल जाता है। तो याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बदलता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट के विल और शैल जो होते हैं वो वुड में बदल जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखें, सभी फ्यूचर टेंस में विल शैल होगा तो वुड में बदल दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ जनरल रूल्स हो गए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि लिखा हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो विल शैल वुड में बदल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। लिखा हुआ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। तो शैल को शुड में बदलते हैं, और यदि शैल का प्रयोग फ्यूचर एक्शन के लिए हुआ तो इसमें वुड बदला जाता है। याद रखने का दूसरा आसान सा तरीका ये भी है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के बाकी का हिंदी अनुवाद करते समय अर्थ गा में आए तो वुड, और यदि चाहिए में आए तो शुड का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। तो बिल को वुड में बदल देते हैं। जब मस्ट से नैतिकता, मोरलिटी, विश्वव्यापकता, यूनिवर्सलिटी, नियम, रूल्स और सिद्धांत, प्रिंसिपल्स का बोध हो तो मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, यहाँ पर ये भी एक्सरसाइज दी गई आपकी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होगी तो क्या करेंगे हम लोग। रिपोर्टेड स्पीच की सार्वभौमिक सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित से कोई प्रकार का भाव हो तो वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। ओके, जैसा लिखा है हुआ है, ही सेड टू मी माई ब्रदर गेट्स अप एट 4 AM, तो ही टोल्ड मी दैट हिज ब्रदर गेट्स अप एट 4 AM डेली, मतलब ये यहाँ पर आप रूटीन हैबिचुअल फैक्ट बता रहे हैं तो नहीं आपको चेंज करना होगा। ऐतिहासिक फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, मैथमेटिकल आउटपुट, साइंटिफिक प्रिंसिपल और प्रोवर्ब्स हो, अगर आप इस तरीके की चीज़ें कुछ आप देखते हो क्वेश्चन में रिपोर्टेड स्पीच में तो अब आप टेंस नहीं चेंज करेंगे। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो यहाँ पर आपको देखना है पास्ट के वाक्य में कुछ ऐसा तथ्य जो परिवर्तित नहीं हुआ तो वो भी वैसे ही रहेगा सेम, तो वहाँ भी नहीं चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज दी गई 169 करके, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और बात करते हैं प्रोनाउन को बदलने का कुछ फार्मूला है, तो ये आप इसे सन फार्मूला करके याद रख सकते हैं। ठीक है, इसे आप सन फार्मूला करके याद रख सकते हैं। लिखा हुआ रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में परिवर्तन के नियम, तो यहाँ पे सन फार्मूला 1 2 3 करके याद सकते हैं। सन का एस फॉर होता है सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, और एन फॉर होता है नो चेंज, मीन्स फर्स्ट पर्सन होता है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का अगर प्रोनाउन हो फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और बी होगा तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, और अगर सेकंड पर्सन होगा मीन्स यू अगर होगा तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर थर्ड पर्सन आपका है रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट तो वो नहीं चेंज होगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। लिखा हुआ रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, याद रखिएगा। ही सेड टू मी शी इज टॉल एंड स्लिम, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का देखिए लिखा ही टोल्ड मी दैट शी वाज टॉल एंड स्लिम, तो याद रखिएगा रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन का कोई परिवर्तन नहीं होता। सी वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सी इज लिखा वहाँ पे, यहाँ पे सी बाज हो गया, मीन्स टेंस चेंज हो गया बट प्रोनाउन नहीं चेंज होगा क्योंकि थर्ड पर्सन का है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से दिए गए हैं, आप आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है दिस हो दीज हो तो ये इनमें प्रोनाउंस की तरह इट और दे में बदला जाता है, याद रखिएगा। डायरेक्ट हो तो इस तरीके का इनडायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलना चाहिए। यहाँ पर ये आपके लिए बहुत काम की चीज़, नाउ आई एम प्रेजेंटिंग ऑन माय स्क्रीन। ये सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, यू गाइस, यू व्यूअर्स, यू स्टूडेंट, यू हैव ब्यूटीफुल इंटेलिजेंस एंड नॉलेज अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आप सभी लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ज़रा मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे वहाँ पर। अगर आपको इसमें आपको कोई दिक्कत आती है रूल्स में तो मुझे